क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में क्या देखा हमने? पिछली क्लास में हमने देखा कि फ्लावर का फीमेल पार्ट कैसा होता है, कार्पल कैसी होती है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, किस प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट होता है, उसको समझा हमने। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? हम पिछले 3 लेक्चर में हमने देखा कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, जिसको हम ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में देख चुके थे, उसका ब्रीफ देखा हमने देखा कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, हमने देखा कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक कंप्लीट माइक्रोस्पोर हमें कैसा दिखाई पड़ता है, पॉलन ग्रेन का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंथर में जो है आर्किस्पोरियल सेल क्या होती है, प्राइमरी पैरेटल सेल क्या होती है, प्राइमरी स्पिनस सेल्स क्या होती है, इस पर बात किया हमने। जितने मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं सब के सब दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि ओव्यूल का डेवलपमेंट क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है, चालजा क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, न्यूसीलस क्या होता है, एम्ब्रोसेक क्या होता है। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केवल टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही बेटा पूछ लिए जाते हैं, तो एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा जो है वो मैं कुछ क्वेश्चन कर लूं आपसे, तब जाकर मुझे संतोष मिलेगा, तब जाके ऐसा लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताना है, नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्टॉक ऑफ एंथर। एंथर के आधार ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं हम? ठीक है ना, क्लियर। यानी एंथर के स्टॉक को क्या कहते हैं हम? ओव्यूल के स्टॉक को हम क्या कहते हैं? ठीक है। नंबर 3, ठीक है, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसीलस न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल एंड न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर। आपको बताना है कि न्यूसीलस का, मेगास्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस का और मेगास्पोर के न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एंथर के स्टॉक को आधार ग्रंथ को क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ओव्यूल के स्टॉक के आधार ग्रंथ को क्या कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन है न्यूसीलस का प्लॉइडी लेवल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या है, मेगास्पोर के न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। फिर आपको लेवल करना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। एनसीईआरटी का डायग्राम आपकी वर्क बुक में भी दे रखा होगा बेटा, इसको आपको लेवल करना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये आपको लेवल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको लेवल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आपको लेवलिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है ये स्ट्रक्चर, पहचानिए, ठीक से लेवल करना है। लेवलिंग में ध्यान रखना है आपको, जैसा लेवल एनसीईआरटी में दे रखा है वैसा ही लेवल करना है, वही चीजें आपको यहां पर लिखनी है, क्लियर, ठीक है ना बेटा, परफेक्ट। चलिए, देन अगेन लास्ट काम आज का, आपको लेवल करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 एंड 6, ये क्या है लेवल करके बताइए आप, ठीक है ना, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी के इमेजेस हैं बेटा, ये एग्जाम में आने वाले टफ क्वेश्चन में से एक होते हैं, तो लेवलिंग आपको पहचानना है। इस चैप्टर में ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
प्लीज डोंट मिस दिस थिंग्स, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक हमने देखा कि मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक रिस्पेक्टिवली। के पोलन ग्रेन में मेल गैमेट कैसे बनता है? जब जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, जब जनरेटिव सेल डिवाइड करती है तो उससे क्या बनते हैं? उससे दो मेल गैमेट बनते हैं, उससे दो मेल गैमेट बनते हैं। मतलब यह है बेटा कि पोलन ग्रेन में जब जनरेटिव सेल डिवाइड करती है उससे दो मेल गैमेट बनते हैं, तो पोलन ट्यूब जो होती है वो दो मेल गैमेट कैरी करती है, पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट कैरी करती है। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। याद रखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने कभी ऐसा नहीं बोला हमने कि जो मेल गैमेट है वो तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। जरूरत ही नहीं है यहां पर के, यहां पर मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचता है, पोलन ट्यूब कैरीज दी मेल गैमेट। याद रखिएगा, अब कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल पॉइंट है जो दिमाग में रहना चाहिए आपको कि पोलन ट्यूब का पहली बार बेटा इवोल्यूशन में, जैव विकास में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहली बार पोलन ट्यूब जो है वो बनी थी जिम्नोस्पर्म में। रिमेंबर, एकदम दिमाग में सेट कर करके, पहली बार पोलन ट्यूब प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म के अंदर देखी गई थी, ठीक है। पोलन ट्यूब मेल गैमेट कैरी करती है, जब मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं साइफोनोगेमी कहते हैं। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम साइफोनोगेमी वर्ड यूज करते हैं। साइफोनोगेमी का मतलब है कि मेल गैमेट को पोलन ट्यूब कैरी करती है फीमेल गैमेट तक, इसलिए मेल गैमेट को तैरकर जाने की जरूरत नहीं होती है। जब तैरकर जाने की जरूरत नहीं होती है तो क्या फ्लैजिला उसमें होंगे? सीलिया फ्लैजिला उसमें होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि पोलन ट्यूब मेल गैमेट कैरी कर रही है। क्लियर, फीमेल गैमेट एग होता है, एग में सीलिया फ्लैजिला होते नहीं है, वो भी मूव नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि अब याद है आपको, हमने पिछली क्लास में कहा था एम्ब्रियो सेक में एग एपरेटस, उसके दोनों तरफ सिनर्जिड सेल होती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ में पोलन ट्यूब को केमिकल सिग्नल देती हैं, तो और उस केमिकल को पहचान कर पोलन ट्यूब एग की तरफ मूव करती है। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स बनाएगा, फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सेक में बनेंगे, ठीक है। और दोनों प्रकार के गैमेट जो है नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। दे हैव ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर के, आप दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, तो मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचता है बल्कि उसे पोलन ट्यूब कैरी करती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी यह है, फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी यह है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना पड़ेगा, और ये इस प्रोसेस में यहां पर पोलन ट्यूब रोल प्ले करती है। पोलन ट्यूब क्या होती है? ये इंटाइन का उभार होती है। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था पिछली क्लास में आपसे कि स्टिग्मा मेहमान नवाजी को तैयार है, स्टिग्मा तैयार है कि यदि पोलन ग्रेन आएगा और हमारा अपना वाला पोलन ग्रेन होगा। याद रखना, स्टिग्मा पहचान सकती है, जो एनसीईआरटी में आगे लिखा भी हुआ है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। स्टिग्मा पहचान सकती है कि कौन सा पोलन ग्रेन मेरी प्रजाति का, मेरी स्पीसीज का है जिसको मुझे मेहमान नवाजी करनी है। हर एक को मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, हर एक को मैं नरिशमेंट नहीं दूंगी। तो स्टिग्मा जो है वो, देखो हवा से पॉलिनेशन हुआ, इंसेक्ट से पॉलिनेशन हुआ, तो कोई भी रैंडम पोलन ग्रेन पहुंच सकते हैं, कोई भी रैंडम पोलन ग्रेन्स जो है वो वहां पहुंच सकते हैं। तो जो ऐसे पोलन ग्रेन्स जो दूसरी प्रजाति के हैं, दूसरे प्लांट के, दूसरी स्पीसीज के हैं, वो उनको स्टिग्मा नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। मतलब स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में देयर इज ए केमिकल डायलॉग, एक रासायनिक संवाद होता है, केमिकल लेवल पर आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे ही वो स्टिग्मा पहचान लेती है कि भाई ये अपनी ही स्पीसीज का जो है पोलन ग्रेन है, तो उसकी मेहमान नवाजी की जाती है कि भैया खाओ, क्या चाहिए तुमको, नरिशमेंट ले लो, और ले लो सिक्रीशन, क्या चाहिए तुमको, और तुम फूल जाओ। जब फूल जाओगे, बाहर एस्पोरोपोलिन से बना टफ कवर है, फूल जाओगे तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया अंदर का, तो इंटाइन प्रोट्रूड्स आउट, इंटाइन बाहर की ओर उभर आएगी, और वही पोलन ट्यूब है, उसके सिरे पर होगा ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में डिवाइड करेगी और दो मेल गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट कैरी करती है, फीमेल गैमेट तक लेकर आती है। इस प्रकार जब पोलन ट्यूब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेकर जाती है, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम साइफोनोगेमी कहते हैं, याद रखना। अब एक इसका उल्टा भी पढ़ लेते हैं, सुनो समझो और एमसीक्यू के लिए तैयार रहो के।
जब मेल गेमिट तैरकर फीमेल गेमिट तक पहुंचता है, जब मेल गेमिट तैरकर फीमेल गेमिट तक पहुंचता है उसे कहते हैं हम ज़ूइडोगेमी। क्या बोलते हैं उसको? ज़ूइडोगेमी। लोअर प्लांट में मेल गेमिट वाटर में, पानी में तैरकर फीमेल गेमिट तक पहुंचता है, उसे हम ज़ूइडोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? ज़ूइडोगेमी कहते हैं उसे हम, ठीक है। और जब पॉलन ट्यूब कैरी करती है तो साइफोनोगेमी कहते हैं हम, ठीक है। अब कैसे यानी मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन, परागण, कि भैया सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन को फीमेल पार्ट के ऊपर छोड़ दो। मतलब एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है और सेम फ्लावर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। यदि सेम फ्लावर पर पहुंचेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर पर पहुंचेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना? क्लियर? तो देखो सिंपल सी बात है बेटा कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर। यदि सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो स्वपरागण बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, दूसरे फ्लावर पर पहुंचेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में? The transfer of pollen grain shed from the anther to the stigma of a pistil is termed pollination. इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर के या सेम फ्लावर के जो है वो फीमेल पार्ट पिस्टिल पर पहुंचता है, वही पॉलिनेशन है, ठीक है ना? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडॉप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। के फ्लावरिंग प्लांट अलग अलग तरह के तरीके अपनाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन हो सके। कुछ फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, वो जिनको सुनो बात ध्यान से, कि जिनको जो है बेटा, जिनको जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करना होता है, सो परागण करना होता है, तो वो इस प्रकार से करते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम में मैच्योर हो, होमोगेमी, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाएं, है ना? ठीक है। और एंथर जो है स्टिग्मा के थोड़ा सा ऊपर सिचुएटेड है ताकि वहां से पॉलन ग्रेन गिरे तो सीधा एंथर के ऊपर पहुंच जाए वो, है ना? कोई फिजिकल बैरियर ना हो, एकदम जो है वो आसान काम हो, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, फ्लावर कई बार पॉलिनेशन के समय फ्लावर बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे फ्लावर, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल सके। हाँ सही बात है, कई बार फ्लावर बंद रहते हैं और बंद फ्लावर में मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो है वो पॉलिनेशन हो चुका होता है, तो ये सब तरीके होते हैं, तो ये भी एक तरह का एडॉप्टेशन है। अब कुछ प्लांट चाहते हैं कि भैया क्रॉस पॉलिनेशन हो, पर परागण हो। क्रॉस पॉलिनेशन के अपने कई बेनिफिट है, बात करेंगे आगे हम। तो क्या करते हैं वो इंसेक्ट की हेल्प लेते हैं। कीटों को बोलते हैं कि आ जाओ हमको देखकर, हम चमचमाते हुए चमकते हुए हैं, खुशबू है हमारी, खुशबू को पहचान लो, हमारी चमक को देख लो और आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। जब इंसेक्ट वहां पहुंचेगा तो इंसेक्ट को मिलता है खाने को नेक्टर, सुगरी सब्सटेंस, थोड़ा सा नेक्टर मिला उसको। जैसे ही वो इंसेक्ट वहां नेक्टर की तलाश में फ्लावर में बैठा, उसकी बॉडी पे कई सारे पॉलन ग्रेन चिपक गए। इंसेक्ट को नहीं पता कि मैं वो प्लांट उसका यूज कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जब आम खाते हैं आप और आम की गुठली कहीं फेंक के जाते हैं, जामुन खाते, जामुन की गुठली कहीं फेंक देते हैं, तो आपको नहीं पता है कि प्लांट ने आपका यूज कर लिया है, पौधा आपको इस्तेमाल कर लिया है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ गए? दुश्मन कौन है? दुश्मन वो है जो गेहूं खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे। आप बोलोगे सर कैसे दुश्मन बोल दिया? गेहूं की तो रोटी खाते हैं हम, चावल खाते हैं हम। अरे तुम जब गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, तुम एम्ब्रियो खाते हो। प्लांट का जीवन वहीं खत्म कर दिया। तुमने इसको पीस लिया आटे को, अरे तुमने उसका सीड जो नष्ट कर दिया, एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय कर, पीस लिया, पीस के खा रहे हो, अब नहीं आगे बढ़ रहा, वो वहीं खत्म हो गया वो। लेकिन जब आप फल खाया आपने, ऋषि मुनि फलहार क्यों करते हैं? ऋषि मुनि फलहार क्यों करते हैं? क्योंकि वो जीवन नहीं खाते हैं। वो उपवास में फलहार क्यों होता है? उपवास में फल का आहार करने क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सच में एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप जीवन को आगे प्रोपोगेट कर रहे होते, जीवन डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते। इसलिए अनाज खाना मना है उपवास में, है ना? फैक्ट कोई नहीं बताता ये चीज, लेकिन सच्चाई तो वही है। सच्चाई तो वही है। जो लोग उपवास में आलू खाते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने वाला स्ट्रक्चर है, गलती करते हैं।
गलती करते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं भाई उपवास में क्या खाना चाहिए, उपवास में जो है वो चीजें खाना। एक्चुअली टेक्निकली यदि जो फास्ट करते हैं जो लोग, देखो ये साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन चूंकि कॉमन कल्चर की बात कर रहे हैं, यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे कि असल में वे सभी चीजें जो जीवन को आगे प्रोपेगेट करती हैं, यदि आपके पास आके खत्म हो रही हैं तो यू आर ए प्रीडेटर, आप एक शिकारी हैं। आप अनाज का दाना खा रहे हैं तो आप एक शिकारी हैं, आप एक एनिमल खा रहे हैं तो भी आप एक शिकारी हैं। तो प्रीडेटर की डेफिनेशन किसी जानवर को मारने या ना मारने से चेंज नहीं होती है। सुनना बात को, सच्चाई है ये कि प्रीडेटर की डेफिनेशन, और ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है आगे के चैप्टर में 12th क्लास में, ठीक है। जो प्रीडेटर है वो एक सीड खाने वाली चिड़िया और एक इल्ली खाने वाली चिड़िया, दोनों टेक्निकली साइंस की दृष्टि में एक समान है, लेकिन जो फल खा रहा है तो फल का गूदा मीजोकार्प खाया उसने, एंडोकार्प को बाहर फेंक दिया, उसने उस प्लांट के जीवन को आगे बढ़ाने में रोल प्ले कर दिया। इंसेक्ट को नहीं मालूम है कि उसको जो है वो जब फ्लावर पे जाके बैठा उसने कहा कि अरे वाह मधुर खुशबू, सुंदर फ्लावर और अच्छा सा नेक्टर, वाह मजा आ गया। लेकिन प्लांट ने बोला तेरे मजे के लिए नहीं बुलाया तेरे को मैंने, यहां पे मेरा काम कर। उसे पता ही नहीं है, बॉडी पर इतने सारे पॉलन ग्रेन चिपक गए, अगले जगह जाके बैठा तो ये पॉलन ग्रेन वहां के पहुंच गए, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया इंसेक्ट की हेल्प से। तो ये सच्चाई है। जीवन को यदि आप ऊपर से ऐसे देखेंगे ना तो आपको अद्भुत लगेगा, अद्भुत लगेगा। कल मैं बहुत दुखी था, मैंने आपको बताया भी था कि मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरे मैटरनल अंकल, मेरे मामा जी जिनको मैं अपने पिता तुल्य मानता था, वो नहीं रहे। फिर मैं कल सोचता रहा, मेरे को लगा, फिर मैंने जो है कुछ अच्छी किताबें पढ़ी मैंने इसके बारे में, कुछ अच्छी। देखो मैं जब मैं दुखी होता हूं ना तो भी मैं किताबें पढ़ता हूं, जब मैं खुश होता हूं तो भी मैं किताबें पढ़ता हूं, जब मैं कुछ नहीं करता हूं तो भी किताबें पढ़ता हूं, ठीक है। मेरा सपना, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो सपना है कि जो है वो आगे जाके जब थोड़ा सा मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो मेरे घर में जो है वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी होगी, उसमें बहुत किताबें होंगी। जाने कितनी किताबें ऐसी जिनको मैं पढ़ नहीं पाया, चैन से बैठ के किताबें पढ़ूंगा, पता नहीं। लेकिन ऐसा सोचता हूं मैं कि सबके सपने नहीं पूरे होते, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा काश हो तो अच्छा हो। मेरे ऑफिस आओगे आप देखोगे किताबें भरी पड़ी, मेरे घर आओगे देखोगे किताबें भरी पड़ी इतने। तो मैं पढ़ा है किताब में कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनका सब काम धरती पे हो चुका था, उनको जाना था, ठीक है। मैं एक जीवन की बात कर रहा हूं बेटा, इसको धर्म से एसोसिएट मत करना। आप में से कई लोग बोलेंगे सर आप धर्म की बातें करने लगे, ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको जो सीख है किसी भी, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो जो है वो बाइबल में हो, चाहे वो गीता में हो, चाहे वो रामायण में हो, महाभारत में हो, चाहे जो है गुरु ग्रंथ साहब में, जहां भी सीख होगी उसकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। निरपेक्ष होकर सुनिए इसको। तो उनको जाने का समय हो गया, तो अब क्या था, अब ये था कि भाई उनको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। ईश्वर का अवतार, सामान्य बीमारी से खत्म नहीं हो सकते हैं। तो उनको एक कंफ्यूजन के चलते एक बहेलिये ने तीर मारा, वो तीर जो है कंफ्यूजन में तीर उनको जाके लग गया और उस तीर के लगने से उनकी मृत्यु हो गई और वो अपना स्वर्ग चले गए उठ के। तो देवी देवता जो है, ईश्वर भी जो अवतार लिए हैं या जो महापुरुष अवतार लिए, चाहे वो यीशु हो, चाहे पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो भी है, वो कभी ना कभी जो है वो एक समय आता है जिस समय पर उनको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ता है। मैं यही सोचा कि मेरे जो है ग्रेट मामा जी जो है वो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, मेरे नहीं, मैं आपको बताऊं पूरे जितने लोग उनके संपर्क में थे सारे लोगों को सबका अपना अपना पर्सनल लॉस लग रहा है। तो मैं यही सोचा कि शायद वो भी जो है वो एक प्रकार से कोई देव स्वरूप पुरुष ही थे, मतलब मैं भगवान नहीं बोलता पर मतलब देव स्वरूप पुरुष थे जो कई सदियों में, कई सालों में एक बार जन्म जिनका होता है, वे अपना सीख देके चले गए। उन्हें कहा कि तुम हमारी सीख रखो, अब हम ऊपर से देख रहे हैं तुम कितना कर पाते हो इससे। मन को समझाना पड़ता है कई बार, दुख तो होता है आदमी को, लेकिन मन को, वही ना मैंने आपसे कहा ना, हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखिए हमेशा कि जब तक आप में दम है आगे बढ़ते जाइए। सफर में हर कदम जरूरी होता है, आगे दिख के आगे बढ़ना भी जरूरी होता है कि आप आगे मंजिल की तरफ नजर रखिए, आगे बढ़ते हैं। मंजिल मिल जाए ना तो अगला मंजिल तय कर लीजिए, क्योंकि सफर है जिंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए
तो अभी ये फिलोसफिकल बातें बंद करते हैं, वापस लौट के आते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जीवन बढ़ाने के कई तरीके, तो प्लांट ने भी एक तरीका खोज लिया पॉलिनेशन का तरीका के, तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसका मतलब ये कि एनसीईआरटी बना चाहता है कि देखो भाई, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो इंसेक्ट का यूज करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो सांप का यूज करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो चमगादड़ का उपयोग करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हवा का उपयोग करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो पानी का इस्तेमाल करेंगे। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्लावर को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा कि तुम किसका उपयोग करना चाहते हो। तुम बोलते हो कि बदसूरत, बगैर खुशबू वाला, बगैर नेक्टर वाला फ्लावर है, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं है फ्लावर देखने में, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। खुशबू भी नहीं है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, नेक्टर भी नहीं है, तो क्यों जाएगा भाई, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास में। मतलब वो फ्लावर तो वैसा बन गया, वैसा यूट्यूब चैनल बन गया जिसको खुद नहीं बनाया है और खुद ही 4 बार जाकर देखते हैं, ठीक है, ऐसा चैनल बन गया वो। तो नहीं, इंसेक्ट वहां नहीं पहुंचेगा, घूमते घूमते भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? कुछ भी तो नहीं है आकर्षण। और चलो मान लो आ भी गए, तो हमको रिवॉर्ड क्या मिला आने का? तो कहा गया फ्लावर से कि भैया देखो ऐसा है, समझो, भावनाओं को समझो, कि कोई तब तक नहीं आएगा जब तक उसे तुम आकर्षित नहीं करोगे। कोई तब तक नहीं आएगा जब तक उसको नेक्टर नहीं मिलेगा। जब आप उसको आकर्षित करोगे, नेक्टर भी मिलेगा, तो वो बार बार आएगा। देखा ना आपने, यूट्यूब चैनल होते हैं कई सारे, जैसे होते हैं कि जो अट्रैक्टिव थंबनेल आते हैं, और वो आधी रात को उड़ गया, ऐसा थंबनेल बनाया। अब लोगों ने देखा उसमें यूट्यूब में, अरे, और वो आधी रात को उड़ गया, ऐसा थंबनेल बना हुआ है। अब पब्लिक जब स्क्रॉल कर रही थी तो दिखाई पड़ा वीडियो, अरे कौन आधी रात को उड़ गया। अंदर गए, वीडियो में कुछ कुछ दिखाया आजू बाजू की बातें, और लास्ट में दिखाया कि आधी रात को इंटरनेशनल फ्लाइट का प्लेन एयरपोर्ट से शिकागो के लिए उड़ गया। अब भैया रोज उड़ते हैं आधी रात को कई प्लेन, आधी रात को जितनी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो आधी रात को ही निकलती है अधिकांश। तो ये कौन सी घटना थी, लेकिन ये था कि थंबनेल में कुछ और दिखाया था, अंदर कुछ और कंटेंट था। तो आ तो गए, पर नेक्टर नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। तो अगली बार लोगों ने नोट कर लिया नाम, कि इस चैनल का नाम क्या है, विस्मयकारी वीडियोस। इसको नहीं देखना अगली बार, ठीक है। लेकिन जैसे ही आए, देखा आपने कि एक सुंदर सा थंबनेल बना हुआ है, बेस्ट, आ गए अंदर, आने के बाद ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान भी मिला, तो आदमी ने बोला ये बढ़िया भाई, आकर्षण भी था यहाँ पे और ज्ञान भी मिला यहाँ पर हमको, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है। तो ये जो यूट्यूब का फंडा है ना, कि आकर्षित करो, अंदर लेके आओ, फिर ज्ञान भी दे दो, नहीं तो भाग जाएगा, अगली बार आएगा ही नहीं आदमी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। तो केवल और केवल आकर्षण काम नहीं करता, और केवल ज्ञान भी काम नहीं करता, ठीक है। तो वैसी वाली बात है। तो इसीलिए अभी हमारी टीम ने पता लगाया ये चीज, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सर बायोमेंटर के थंबनेल थोड़े ठीक करने पड़ेंगे। तो हमने कहा एक काम करो भाई, अब हम जैसे है वैसे ही डाल दिया करो हमारे को थंबनेल में, और क्या कर सकते हो उसके ऊपर। ने कहा नहीं, और तो हमने कहा इसके अलावा यही कर सकते हो तुम, कि अपन साइन कर लेते हैं, किसको, ऐश्वर्या राय को साइन कर लेते हैं, या दीपिका पादुकोणे को, या उसके बाद जो है अपना कैटरीना कैफ को, करीना कपूर को, कि ये बोलेंगी, इनको अपन साइन कर लेते हैं और करोड़ों रुपए लेंगी, और ये बोलेंगी वीडियो देखो आके। तो मैंने कहा वो तो देखो यार, अपने बस की अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो भी काम चलाना है तुमको हमसे ही काम चलाना है। तो खैर ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई अपनी आकर्षण की और रिवॉर्ड की। ज्ञान रिवॉर्ड है, थंबनेल आकर्षण है। बस फ्लावर भी ऐसे ही है, चमचमाता हुआ फ्लावर, ठीक है, नेक्टर देने वाला फ्लावर। पर हवा को कोई मतलब नहीं है। हवा को तुम कैसे, उसको तो बस जिस दिशा में बहना है। तो फ्लावर जो हवा से पॉलिनेट हो रहा है, उसमें वो सब कुछ नहीं है। तो ये एक लाइन जो एनसीईआरटी की लिखी, इसके पीछे क्या छिपी है, पूरी कहानी छिपी थी। क्या लिखा, फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। इंसेक्ट का यूज करते हैं, सांप का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्नेल्स का यूज कर लेते हैं, चमगादड़ का उपयोग करते हैं, और तो इंसानों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। देखेंगे आगे, बात करेंगे। देखिए, है ना, आप देख रहे हैं एक फ्लावर, इंसेक्ट, और बड़े मजे की बात है, ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट की
जो इंसेक्ट्स हैं और फ्लावर हैं, जो हम कहते हैं ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उनको मिलते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर। क्या बोलते हैं उनको हम? एंटोमोफिलस फ्लावर कहते हैं, जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं के। और एंटोमोफिलस फ्लावर मतलब कीट परागित पुष्प और इंसेक्ट्स, इनका हुआ है को इवोल्यूशन, इनका हुआ है सहजैव विकास, को इवोल्यूशन हुआ है इनका, एक साथ इनका जैव विकास हुआ है ना। तो कहते हैं कि इसलिए दोनों के फीचर मिलते जुलते हैं। जैसे आप देखिए इस इंसेक्ट की बॉडी पर आप देखिए कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि इसकी बॉडी पर कई सारे पॉलन ग्रैंड अटैच हो सकते हैं, अटैच हो रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो हिंड लेग, पिछले पैरों पर आपको एक बास्केट के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इसे बोलते हैं हम पोलन बास्केट कहते हैं, पोलन बास्केट कहते हैं। ये देखिए आपको पोलन बास्केट दिखाई पड़ा पैरों में, जिसपे कि पोलन ग्रैंड चिपक जाते हैं, ठीक है ना। चलो दूसरा इमेज देखते हैं हम। देखिए आउट हिंड लेग में आप देख रहे हो जो हनी बी है उसमें आप देख रहे हैं पिछले पैरों में आपको पोलन बास्केट दिखाई पड़ रहा है, और इसके जो हेयर्स, बॉडी पर हेयर्स हैं जो पोलन कलेक्टिंग हेयर्स हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंसेक्ट के पास जो फीचर्स हैं और जो फ्लावर के पास फीचर्स हैं ये सब एक साथ इवॉल्व किए हैं, तो ये को इवोल्यूशन है, ये सहजैव विकास है। चूंकि जिम्नोस्पर्म में, याद रखना, जिम्नोस्पर्म प्लांट में केवल एक ही तरीका होता है पॉलिनेशन का, वो है हवा के थ्रू, विंड पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो वो है ना चलती है पवन, तो वही है भाई पवन, ठीक है, हवा, विंड, उससे पॉलिनेशन होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म को समझ बात आ गई कि जिम्नोस्पर्म को पॉलिनेशन अचीव करने के लिए बड़ी संख्या में पॉलन ग्रैंड प्रोड्यूस करके हवा में छोड़ने पड़ते हैं, और बड़ी संख्या में ये वेस्ट जाते हैं, बर्बादी होती है। तो इस बर्बादी को रोकने का उपाय किया गया, इंसेक्ट को ऐसे इवॉल्व किया गया कि वो पॉलिनेशन में हेल्प करे, तो को इवोल्यूशन हुआ उसका, ठीक है। तो हम कहते हैं कि देयर इज अ को इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड द फ्लावरिंग प्लांट, इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट का को इवोल्यूशन हुआ है। और इसका बहुत अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, वो है फिग वास्प एंड फिग प्लांट, फिग वास्प, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ठीक है। फिग प्लांट के बगैर फिग वास्प अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता है, और फिग प्लांट बगैर फिग वास्प के पॉलिनेट नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये बताता है कि किस प्रकार की इंटरडिपेंडेंसी दोनों के बीच में, ठीक है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रैंड पहुंचेगा तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन के, और दूसरे फ्लावर तक पहुंचेगा तो वो है क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। देखिए ना क्या हुआ बेटा, हमने कहा कि एक प्लांट ए है, प्लांट बी है, यदि पॉलिनेशन एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के होता है तो उसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं उसे हम, ठीक है। पर परागण कहते हैं इसको, हम बोलते हैं पर परागण कहते हैं इसको हम, ठीक है। जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के बीच में होता है तो उसे बोलते हैं स्वपरागण कहते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं हम, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मान लो ऐसा हो, सुनना बात को ध्यान से, ऐसा हो एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच, दोनों फ्लावर का जेनेटिक मेकअप एक समान रहेगा क्योंकि वो एक ही प्लांट के फ्लावर हैं। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच जो है पॉलिनेशन हो, एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, तो क्या बोलोगे आप? तब आप बोलोगे कि ये जो कहानी है वो है इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि एक ही प्लांट के एक फ्लावर से
उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है, चूंकि दोनों प्लांट के दोनों फ्लावर का जेनेटिक मेकअप एक समान रहेगा, तो वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लावर से अगले फ्लावर पे गया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। इसको बोलते हैं हम गाइटेनोगेमी, इसको बोलते हैं गाइटेनोगेमी। दिस इज दी गाइटेनोगेमी। तो गाइटेनोगेमी क्या है? एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है। गाइटेनोगेमी क्या होता है बेटा? इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली बिल्कुल सही सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, ये सब एमसीक्यू है, समझते हुए चलना। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकारों की बात करते हैं हम। कितने प्रकार होते हैं देखिए। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, परागकण के स्रोत के आधार पर पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब देखो ये किस आधार पर बांटा हमने? सोर्स ऑफ पॉलन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना के। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन द पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, ऑटोगेमी, गाइटेनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है ना, ऑटोगेमी, गाइटेनोगेमी और जीनोगेमी। देखते हैं हम क्या है। देखो पहले समझो, इस फ्लो चार्ट को सारे बच्चों की कॉपी के अंदर होना चाहिए बेटा। दिस इज दी वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, याद रखिएगा आप। ठीक है ना, ये आपकी बुक कॉपी के अंदर होना चाहिए। पॉलिनेशन दो तरह का हो गया। ठीक, मैंने कहा पॉलिनेशन दो तरह का हो गया। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर में हुआ, एक ही फ्लावर में हुआ एंथर सिस्टम था ऑटोगेमी। एक ही प्लांट के दो फ्लावर में हुआ तो गाइटेनोगेमी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन को हमने कहा बेस्ड ऑन द प्लांट, पौधों के आधार पर बोले इसको हम, तो एलोगेमी, एक ही स्पीसीज के प्लांट के बीच में, एक ही स्पीसीज के प्लांट के बीच में, तो एलोगेमी या जीनोगेमी बोला हमने। हाइब्रिडिज्म, दो अलग अलग प्रजातियों के प्लांट के बीच में हाइब्रिडिज्म बोला उसको हमने। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द फैक्टर, कारक के आधार पर बात करें हम तो एयर से होने वाला एनिमोफिली बाय विंड होता है, हाइड्रोफिली वाटर से होने वाला, जूफिली एनिमल से होने वाला। ठीक है, ठीक है, जूफिली एनिमल्स के थ्रू होने वाला। तो ये फ्लो चार्ट दिमाग में रहना चाहिए हमको। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बताया इंपॉर्टेंट के। देखो तो पहले बात करते हैं हम ऑटोगेमी की। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विथ इन दिस सेम फ्लावर के, यानी एक ही फ्लावर है ये मैंने कहा ये एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के बीच हुआ ये, तो हमने क्या बोला इसको? ऑटोगेमी का के एक ही फ्लावर में उसके एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा पड़ेंगे तो ये ऑटोगेमी कहलाता है। ठीक है ना, सेम फ्लावर। ध्यान से बात सुन के, जो भी फ्लावर ऑटोगेमी शो करते हैं दे नेवर बी यूनिसेक्सुअल नहीं हो सकते हैं ये। क्यों? अरे भाई अब एक मेल या फीमेल फ्लावर होगा तो कैसे कर लोगे सेल्फ पॉलिनेशन? कैसे कर लोगे बता दो, नहीं कर पाओगे ना। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना के, है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं हो सकता है, बाइसेक्सुअल होगा के। तो ट्रांसफर ऑफ pollen gland from the anther to stigma of the same flower. ठीक है, these flowers are always bisexual. हमेशा ये फ्लावर द्विलिंगी होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है ना, क्लियर, याद रखिएगा चीज को, है ना। देखिए pollens comes loose from the stamen and pistil of the same flower collect the pollen. ये क्या है? ये है ऑटोगेमी। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये है ऑटोगेमी। क्लियर, ठीक है। चलिए, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. अब देखो, एक फूल है जो खिल जाता है, पूरा ओपन हो जाता है,
और अब उसमें आप बोलो कि 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो है हवा के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू कैसे भी पॉलिनेशन वहां पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्लांट, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कई सारे जो प्लांट जिनको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करना होता है, कई सारे ऐसे प्लांट जिनको स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करना होता है, उनके फ्लावर जो है वो बंद रहते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, बाद में खुलते हैं। तो ऐसे क्लोज फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, जो बंद फ्लावर होते हैं, और ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए होता है। क्या लिखा देखिए, ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी। अब देखो ऐसे फ्लावर जो ओपन फ्लावर है, जो ओपन फ्लावर है, उन्हें बोलते हैं हम चेस्मो गैमस फ्लावर कहते हैं। ओपन फ्लावर क्या बोलते हैं उन्हें हम, चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर में एंथर्स में ओपन होंगे। अब यहां पर संभावना, यदि इफ यू वांट टू इनहांस द परसेंटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाना है, तो मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए यहां पर, सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब पॉलन, मतलब मेल पार्ट मैच्योर होकर पॉलन रिलीज करता हो और स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो, मतलब स्टिग्मा क्या करता हो, स्टिग्मा जो है वो रिसीव करने को तैयार हो। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए किसके बीच में, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। के एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो हो सके। के तो क्या कहा हमने कहा कि यहां पर जो है आपको होमोगेमी होना चाहिए, सेम टाइम पर मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होना चाहिए। यहां पर फ्लावर बंद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, क्लिस्टोगेमी होना चाहिए। तो ये वो घटनाएं हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। फ्लावर को बंद रखोगे तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाएगा, क्लिस्टोगेमी। और यदि फ्लावर ओपन है तो मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए। ठीक है, देखिए होमोगेमी नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। कई पॉइंट एनसीईआरटी में मिसिंग है, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या आएगा, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको टेस्ट देने हैं, आपको डीपीएस सॉल्व करने हैं, परफॉर्मेंस शीट्स को पढ़ना है, आपको अपने आप को तैयार करना है मेन एग्जाम में फोड़ने के लिए। ठीक है, क्लियर, मेन एग्जाम में फोड़ने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इस साल बायोमेंटर्स जो है, एक जो मैं बायोमेंटर्स ही बोलूंगा क्योंकि वही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सब कुछ कर देखता है। तो बायोमेंटर्स इस बार जो मेरे पूज्य पितातुल्य मेरे मामा जी हैं, उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप इशू करेगा। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे होंगे वो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो, एक क्राइटेरिया होगा उसमें, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगेंगे। तो आपकी फर्स्ट ईयर की मेडिकल कॉलेज की फीस, जिसका एक लिमिट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज में फीस 5 लाख है तो 5 लाख कहां से भरेंगे। तो वो जो स्कॉलरशिप है उसका टोटल, स्कॉलरशिप का टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए के आसपास रहेगा। और वो स्कॉलरशिप जो है वो तकरीबन जो है उसको वो स्कॉलरशिप जो है वो जो है उसका टोटल जो कैप है वो 2 लाख रुपए के आसपास रहेगा। और वो स्कॉलरशिप जो है वो 6 से लेकर 8 बच्चों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस की फीस में हेल्प मिल सके, बुक्स में हेल्प मिल सके। और उसके लिए कोई भी बच्चा, चाहे वो बायोमेंटर्स का ऑफिशियल कमांडो रहा हो ना रहा हो, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और उस स्कॉलरशिप के गूगल फॉर्म का लिंक मैं जो है बहुत जल्दी आपको शेयर कर दूंगा। तो उसका एक गूगल फॉर्म होगा जिसको आपको इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन वो लिंक जो है वो अभी ये सूचना दे रहा हूं आपको मैं, तो उस लिंक को अवेल करने के लिए आपको क्या
करना पड़ेगा, आपको जो है वो आपके सिलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसका हम कमर्शियल लेवल पे, यदि आप हमारे ऑफिशियल कमांडो नहीं है तो हम आपका नाम जो है अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं लेंगे, ना यूज करेंगे। सिर्फ आपको स्कॉलरशिप है जो जिसका संबंध बायोमेंटर्स से है, लेकिन वो बायोमेंटर्स उसको उसमें यदि मेरे ऑफिशियल कमांडो हो गए तो मैं ये बेईमानी भी नहीं करूंगा कि उसको प्रमोट लूं। मैं पूरे की पूरी हमारी टीम एनालाइज करेगी पेपर्स को, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो उसका एक बजट है, दो बजट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करेगा, और वो स्कॉलरशिप पूरी तरीके से मेरे पूजनी मामा जी के नाम पर होगी। और जो मैं कर सकता हूं कि जो मुझे मामा जी ने सिखाया है तो मैं वही करूंगा कि समाज में कुछ बच्चे ऐसे, जैसे मैंने देखा इस बार भी कि बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन क्या है किसी के पास जो है काउंसलिंग में जाने के पैसे नहीं थे। मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक बच्चे के पास में उसको अर्जेंट नेक्स्ट डे एम्स पहुंचना था उसको, और उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था, पहुंचने के पैसे नहीं थे उसके, तो बायोमेंटर्स ने 10,000 रुपए का मैंने तुरंत जो है उसके पिताजी उन दोनों को जाना था, तो वो एयर टिकट कहीं से लेना था उनको, तो मैंने वो टिकट की व्यवस्था करके दिया उन लोगों को। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा मैंने कोई महान कार्य किया, मैं इतना बोलूंगा कि बेटा जब तू एम से पढ़ के कुछ अच्छा बन जाए ना तो मेरा पैसा लौटा देना, ताकि मैं किसी और की मदद कर सकूं। और दूसरा, किसी की मदद करना, ठीक है, किसी की आगे मदद करना, जरूरतमंद की मदद करना, और अच्छा डॉक्टर बनना। ठीक है, यही मेरा पर्पज है। बाकी इसके अलावा जो है वो देखो, ऐसा है कि हम सारे लोग, जैसे सिकंदर महान ने आधी से अधिक दुनिया जीत ली थी उसने, और वो क्या साथ लेके गया? कुछ साथ लेके नहीं गया। ठीक है, जो है वो यही है, आपका हमारा हम सबका है वो। ठीक है, हमारे पास यदि मैं बायोमेंटर्स के पास एक रोटी भी होगी तो हम मिल बांट कर ही खाएंगे उसको। ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो है वो मेरे मामा जी के नाम पे होगा, और वो स्कॉलरशिप का मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसका टोटल वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए के आसपास रहेगा। 6 से 8 बच्चों के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किसी एक को पूरा नहीं मिलेगा। और उसमें वो बच्चे जो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हैं, ठीक है, बेहतर रैंक से सिलेक्ट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनको फाइनेंशियल एड की रिक्वायरमेंट है, तो बायोमेंटर्स उनके लिए ये जो है प्रयास करेगा। ये कोई तरह का लोन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलरशिप होगी आपके लिए, छात्रवृत्ति जो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, जो मैं, और ये हर साल चलेगा, एक बार का नहीं है, ये हर साल चलेगा। तो ये मैं अपने मामा जी को जो है वो उन्होंने, उनके आशीर्वाद से इतना सब कुछ भगवान ने सब जो है वो मतलब मेहरबानी किया है कि हम कर सकते हैं ऐसा, तो हम जरूर करेंगे इसको सर। और ये केवल ये स्कॉलरशिप तक, ये तो केवल आपके लिए बताया, इसके अलावा बायोमेंटर्स और मैं खुद पर्सनल लेवल पर कुछ और भी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक जो है वो नीडी एरिया में एक एम्बुलेंस भी डोनेट कर रहे हैं, वो भी हमारे मामा जी के नाम पे होगा। तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना पता है यदि वो ईश्वर है तो मैं भी उनका भक्त हूं। ठीक है, वो यदि ईश्वर है तो मैं भी उनका भक्त हूं, तो ईश्वर मुझे सामर्थ्य देगा और मैं करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे, वापस हम लौट के आते हैं। तो ये है कि होमोगेमी का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे तो याद रखो, क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, ये मेरा काम है। तो होमोगेमी इट रिफर्स टू दी मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम, मेल और फीमेल ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर करना चाहिए, उसे हम बोलते हैं बेटा होमोगेमी कहते हैं। अभी आप दिमाग में रखिए, इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। होमोगेमी मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है वो सेम टाइम पर मैच्योर। अब मान लो सेम टाइम में मैच्योर नहीं हो तो क्या बोलोगे सर? तब बोलेंगे डाइकोगेमी। तब क्या बोलेंगे हम? डाइकोगेमी बोलेंगे हम। ठीक है, मेल पार्ट पहले डेवलप हुआ, प्रोटेंड्री बोलेंगे। फीमेल पार्ट पहले डेवलप हुआ, प्रोटोगाइनी बोलेंगे हम। उड़ गया सिर पे से। ठीक है, नहीं समझो, मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पर मैच्योर हुआ, होमोगेमी। ठीक है ना। डाइकोगेमी जब अलग अलग टाइम पे मैच्योर हुआ, ठीक है, पहले मेल में डेवलप मैच्योर हुआ तो प्रोटेंड्री बोला, प्रोटेंड्री, एंड्री, एंड्रस, समझ गए? प्रोटोगाइनी, गाइनी फीमेल, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर, प्रोटोगाइनी बोलेंगे। तो वैसे में क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या? ये वो फिनोमिना है जिसमें फ्लावर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के समय फ्लावर बंद रहता है, क्लोज नहीं होता रहता है। तो हम क्या देते हैं? क्लिस्टोगेमी इट इज द फिनोमिना इन विच द फ्लावर डू नॉट ओपन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन समय फ्लावर जो है वो क्लोज होता है, वो है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, अब मान लो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को यदि रोकना है तो नंबर 1 डाइकोगेमी करना पड़ेगा। मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग समय पर मैच्योर हो, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो, फीमेल बाद में हो, प्रोटेंड्री बोलेंगे। फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो और मेल बाद में हो तो प्रोटोगाइनी बोलेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा,
फ्लावर में कुछ ऐसे बैरियर हो, हाइरकोगेमी, यानी फ्लावर में कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर हो कि फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट यदि सेम टाइम पर मैच्योर हो भी गए हैं तो एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन ना पहुंच पाए, ऐसा वेरियर हो उसके अंदर, ऐसा कोई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता हो, तो उस प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल बैरियर को, बाधा को बोलते हैं हाइरकोगेमी कहते हैं हम, ठीक है। फिर सेल्फ स्टेरिलिटी, कई बार क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इनमें कि मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, लेकिन मेल पार्ट के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं, कर भी लेंगे तो वो उनके अंदर मेल गैमेट नहीं होता, तो वो स्ट्राइल होता है, वो पार्ट जो है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ऐसा देखने मिलता है मक्का में, तो उसमें पॉलन ग्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं होते, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। सम प्लांट, तो बीच बीच में हम जो है फिलिंग कंसेप्ट, बीच बीच में बेटा हम फिलर कंसेप्ट का यूज करेंगे ताकि चीजें हमें एकदम क्लियर रहे। सम प्लांट जैसे कि बायोला की बात करें, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, वेरी वेरी आईएमपी, तीनों के नाम नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कुछ जैसे कि बायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ये प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक है चेस्मोगेमस फ्लावर, दूसरे हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो नॉर्मल फ्लावर के समान होते हैं, जो जिनमें कि एंथर स्टिग्मा बाहर एक्सपोज होते हैं, ओपन फ्लावर, खुले हुए फ्लावर होते हैं, ठीक है। और जो ओपन नहीं होते हैं, क्लोज होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, दे आर क्लोज फ्लावर, क्लियर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है वो एक्सक्लूसिवली सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बायोला में कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस में, कॉमेलिना में दो तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है, क्लियर। जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, इन सच फ्लावर द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू एक दूसरे के पास में होते हैं। व्हेन एंथर डिहेसेंस इन द फ्लावर बर्ड, द पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पास पास में होते हैं। जब एंथर मैच्योर होता है और उससे जो है वो पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो वो तुरंत ही स्टिग्मा के पास में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली ऑटोगेमी को शो करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को वो शो करते हैं, क्लियर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर, दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है वो इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं, हमेशा आपको ऑटोगेमी करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कि देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, को पॉसिबल ही नहीं है। फ्लावर तो बंद है तो कहां से जाएगा, बल्कि पॉलिनेशन अंदर पॉलिनेशन पहुंच ही नहीं सकता है, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर, के तो इन्हें कोई भी बाहरी पॉलिनेटर की परागण कारक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बाहरी परागण कारक की एब्सेंस में भी सीड को सेट कर सकते हैं और ये जो है वो अगली जनरेशन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न उठता है कि क्लिस्टोगेमी के कुछ फायदे हैं या नुकसान है। देखो, Do you think that क्लिस्टोगेमी is advantageous or disadvantageous to the plant? देखो, advantageous इस point of view से है कि it promote the self pollination, ये self pollination को promote करता है, ठीक है। Assuring seed setting, बीज बनेंगे पक्का पता है कि बीज बनना ही बनना है, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है इसकी कि इससे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं हो पाती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं हो पाएगी तो ऑफ स्प्रिंग वीक बनेगी, कमजोर बनेगी और इवोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि जब कोई वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो इवोल्यूशन होगा, तो ऐसी फसलें जनरली कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं गाइटेनोगेमी की। गाइटेनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर to the stigma of another flower on the same plant। तो ये क्या है? It is ecologically, क्या है बेटा? Ecologically cross pollination, ecologically cross pollination, but genetically self pollination, परंतु आनुवांशिकी की दृष्टि से ये स्वपरागण है, ठीक है। Although gaiternogamy is functional, cross pollination देखो लिखा उन्होंने, involving the pollinator agent,
जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगेमी सिंस द pollen grain come from the same plant। तो मैंने आंसर दिया इसका कि सबसे सही बात है कि गाइटेनोगेमी क्या है, इट इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? ठीक है, ये है गाइटेनोगेमी, एक ही प्लांट के एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेशन, ये है गाइटेनोगेमी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है जीनोगेमी। ठीक है ना, सोर्स ऑफ पॉलन के आधार पर बात कर रहे हैं हम, है ना बेटा। तो अभी हम जीनोगेमी की बात, क्या होता है जीनोगेमी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। ठीक है ना, दूसरे प्लांट, देखो सेम प्लांट नहीं, अदर प्लांट, दूसरे प्लांट पे जाना। ठीक है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma। के ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वेरिएशंस को लेके आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो होता है ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। याद रखना ये बातें, चैप्टर जुड़े हुए हैं बेटा आपस में के। तो ये उस एक प्रकार का पॉलिनेशन है जो पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर लेके आता है और ये वेरिएशन उत्पन्न करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, देखो तो गाइटेनोगेमी और जीनोगेमी में डिफरेंस समझ लेते हैं बेटा। गाइटेनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, नोट जैसा लिखा है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लेना, समझ गए। गाइटेनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जबकि जीनोगेमी क्या है? जीनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो समझ गए हम बात को कि ऑटोगेमी क्या होता है, गाइटेनोगेमी क्या होता है और जीनोगेमी क्या होता है। ठीक है ना। अब सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही जो है वो एक ही फ्लावर में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे प्लांट के साथ में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना। अब ये जो अंतर है, डिफरेंसेस है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दो कॉलम बनाइए, पहले कॉलम में लिखिए सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे में लिखिए क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। के ये परागकणों का एक ही फ्लावर में, एक ही पुष्प में एंथर से स्टिग्मा तक जाना है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में एंथर से स्टिग्मा तक जाना है। ठीक है, स्थानांतरण है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। दूसरे कॉलम में क्या लिखा हमने? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज वर्ड याद रखना, नहीं तो हाइब्रिडिज्म हो जाएगा, नहीं तो हाइब्रिडिज्म हो जाएगा बेटा वो। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या लिखा आपने? लिखा, अरे नोट करो इसको। ठीक है, मजे मजे क्या नहीं है कि इधर उधर देखना शुरू कर दिया, तुमसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, नोट कर लो, समझ गए ना, ये तुम में से कई सारे लोग शामिल हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of one flower of the stigma to the another flower born on the different plant on the same species। same species वर्ड रूल लिखना बेटा। क्या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, से किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। क्रॉस पॉलिनेशन, एन एक्सटर्नल एजेंट, विंड, वाटर, इंसेक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। के एक बाहरी कारक ब्रैकेट में वायु, जल, कीट या अन्य ब्रैकेट बंद इज की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में लिखा आपने एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ठीक है, फिर पहले कॉलम में लिखा आपने इट कैन ऑकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज, ये तब भी हो सकता है जब फ्लावर बंद हो। क्रॉस पॉलिनेशन में इट ऑकर ओनली व्हेन द फ्लावर इज ओपन, ये केवल तब होगा जब फ्लावर ओपन होगा। द फ्लावर क्लोज है तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट डेटा जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसेस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, समझाते हैं होमोजाइगस संतानों को उत्पन्न करता है, मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती, इस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या लिखा आपने? प्रोड्यूसेस हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग, विषम युग्मनज या हेट्रोजाइगस संतानों को उत्पन्न करता है।
सेल्फ पॉलिनेशन में लिखा हमने डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, इससे विविधताएं नहीं आती है, तो इवोल्यूशन में किसी काम का नहीं है ये। डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, इससे कोई भी विविधता नहीं आती है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या लिखा आपने, इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, इससे विविधताएं आती है, इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, इससे विविधताएं आती है। क्लियर, ठीक है, लिखा। चलिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी नोट करना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, एडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का? पहला एडवांटेज तो ये है कि लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अरे क्योंकि आपको ना तो नेक्टर प्रोड्यूस करना है ना फ्लावर। आपको पता है फ्लावर में जो, सुनो बात के, फ्लावर में जो ग्लैंड्स होती है ना, जो खुशबू के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो फ्रेग्रेंस के लिए, उन्हें बोलते हैं ऑस्मोफोर। क्या बोलते हैं उन्हें? ऑस्मोफोर ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल ऑयल को रिलीज करती है, एसेंशियल ऑयल को रिलीज करती हैं, और ये एसेंशियल ऑयल जो है वो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, और यही फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लावर में विशेष ग्लैंड होती है ऑस्मोफोर, एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो वोलेटाइल नेचर का होता है, वाष्पीकृत होता है वो, उससे गंध आती है। ठीक है, एनर्जी लगेगी इसमें। नेक्टर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी उसमें। कलर फ्लावर के लिए कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी उसमें भी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, क्लियर? तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड में ऑकर विदाउट पॉलिनेटर एडवांटेज है, बगैर परागण कारक के ये हो सकता है। प्लांट्स स्प्रेड बियॉन्ड द रेंज ऑफ सुटेबल पॉलिनेटर, यदि मान लो सुटेबल पॉलिनेटर कहीं पर नहीं है, कहीं पर परागण कारक नहीं है, तो भी पौधे वहां पर नई जगह पर उग सकते हैं। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन, परागण के फेल होने की संभावनाएं काफी कम रहती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान है सेल्फ पॉलिनेशन का? ये सब एमसीक्यू है बेटा, सारे के सारे घुमा के फिरा के जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि नई प्रजातियों का विकास नहीं हो पाता, नो न्यू स्पीसीज, नो इवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं। लेस रेजिस्टेंस टू डिजीज, के बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है। ठीक है, नो न्यू कैरेक्टर, नए लक्षण नहीं आ पाएंगे। भाई नए लक्षण नहीं आ पाए, वही तो इवोल्यूशन का रुक जाना हुआ। ठीक है, अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी प्रमोट हो सकते हैं। कभी कभी कोई रेसिव कैरेक्टर है वो सेल्फ पॉलिनेशन से अपने आप को एक्सपोज कर सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में आने पर तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी हमको मिल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे काम के नहीं है, क्रॉप डैमेज पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन के जो है वो नुकसान हो गए। तो हमने इसके इंपॉर्टेंस को देख लिया हमने यहाँ पे हमने। ठीक है ना, ठीक। अब जो फ्लावर ओपन होते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, जो बंद रहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है बेटा, है ना। चेस्मोगेमस फ्लावर पहले कॉलम में लिखा, दूसरे कॉलम में लिखा आपने क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो पहले कॉलम में क्या लिखा आपने? लिखा इसमें दिस ओपन एट मैच्योरिटी एंड एक्सपोज द स्टिग्मा एंड स्टेमेन, के चेस्मोगेमस फ्लावर परिपक्व होने पर खुल जाते हैं और इनके स्टिग्मा और स्टेमेन बाहर की तरफ निकले होते हैं। क्लिस्टोगेमस में लिखा आपने दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, याद रखिए हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल इवन इन मैच्योरिटी, जो परिपक्व होने पर खुलते नहीं है। ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो परिपक्व होने पर खुलते नहीं है। ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर में लिखा आपने दे में बी क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड। चेस्मोगेमस फ्लावर जो है वो क्रॉस पर परागण या सौ परागण कर सकते हैं वो। ठीक है, यदि सेम फ्लावर पे होगा तो सौ परागण भी हो जाएगा में के, और पर परागण भी कर सकते हैं के। जबकि क्लिस्टोगेमस में ओनली सेल्फ पॉलिनेशन के, केवल 100 परागण होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड ओनली, केवल 100 परागण होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमने अंतर देखा किसका बेटा, कि चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, उसको देखा हमने यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर? ठीक। अब व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए क्या कारक रिस्पॉन्सिबल है, कौन से कारक ऐसे हैं जो पॉलिनेशन पर जो है वो असर डालते हैं? तो देखो बेटा, वेदर कंडीशंस के, मौसम, कुछ ऐसे वेदर कंडीशन होंगी जहां पर कि क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले एजेंट ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वैसी वेदर कंडीशन में पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। के लेक ऑफ पॉलिनेटर, मान लो पॉलिनेटिंग एजेंट ही नहीं है, आपने कोई दवा ऐसी छिड़क दी, आपने कोई इंसेक्टिसाइड छिड़क दिया, सारे इंसेक्ट वहां के मर गए, तो अब क्या हुआ? तितलियां मर गई, हनी बीज मर गई, तो अब क्या होगा?
आप पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर डोमेस्टिकेटेड पॉलिनेटर जो होते हैं, अब आपने क्या किया, पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे फ्लावर्स अच्छे हो, अच्छी फसल हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने खेत में एपीकल्चर कर लें आप। सीरियल क्रॉप में काम नहीं आएगा, जो गेहूं लगा रहे हो आप, ठीक है, तो वहां पे काम नहीं आएगा क्योंकि उनमें एयर पॉलिनेशन होता है, उनमें वायु परागण होता है, ठीक है। तो वायु परागण, लेकिन अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को लगा रहे हो तो वहां पर यदि आपने एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कर लिया ना तो वो बड़ा फायदा करेगा, मधुमक्खियों को वहीं फ्लावर मिल जाएंगे और आपका पॉलिनेशन का दर बढ़ जाएगा, ठीक है। इंसेक्टिसाइड का यूज किया आपने तो उससे पॉलिनेटर एजेंट मर जाते हैं बेटा। तो ये सब कंडीशन है कि लाइट इंटेंसिटी हुआ, फ्लावर का साइज कितना बड़ा फ्लावर है, फ्लावर की डेंसिटी क्या है आपको, के कितना फ्लावर में नेक्टर प्रोड्यूस करता है, वातावरण में नमी कितनी है, हवा की रफ्तार कितनी है, तापमान कितना है। अब रेगिस्तान में प्लांट लाए, तुम सोच लो कि रेगिस्तान में प्लांट लगा दिया, सहारा मरुस्थल में एक प्लांट लगा के बैठे, गमला लगा के, एक गमला ले गए यहां से, एक गमला ले गए सहारा मरुस्थल लगा के, अब भैया आ जाओ, आप तितली कहां आ रही वहां पे, सहारा डेजर्ट, शुष्क कंडीशन, 50 डिग्री तापमान, कहां से आ जाएगा कोई इंसेक्ट वहां पे, कोई नहीं आएगा। रात को सांप निकलेगा, बस सांप बोलेगा कि कौन है ये पौधा लेके बैठा हुआ है ना, आओ तुम्हें काट लेते हैं, तो बुद्धि टिकाने जाएगी, तो वहां नहीं पॉसिबल है। तो ये सब तो ये सब मैंने कहा नॉर्मल जो कंडीशन, ये सब केवल फैक्टर्स है जो आप पॉलिनेशन पर जो जाने अनजाने अपना असर डालते हैं, ठीक है। फिर जैसे एक वर्ड यूज करते हैं हम एलोगेमी, एलोगेमी बोले तो क्या, क्रॉस पॉलिनेशन के, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो होता है एलोगेमी के, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड बाय द क्रॉस पॉलिनेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी सेम ही चीज के, यानी हम कहते हैं कि सीड का विकास या पॉलिनेशन का जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके लिए हम एलोगेमी कहते हैं। और ये देखिए सिंपल सी बात है बेटा कि यहां पर हम बात करते हैं मैकेनिज्म विच प्रमोट दी एलोगेमी, मिस्टेक हो गया यहां पे, टाइपो एरर है, एलोगेमी, एलोगेमी को प्रमोट करने वाले मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म विच प्रमोट द एलोगेमी के। देखो डाइक्लिनी का मतलब है, सुनना बात, एग्जाम में पूछा जाता है, सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर। अब बात ही खत्म हो गई, अब तो होना ही पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा, सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर, डाइक्लिनी बोला हमने, ठीक है। फिर डाइकोगेमी, सेपरेट टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, है ना। हेट्रोस्टाइली, ठीक है, flower has two type of reproductive मेल एंड फीमेल पार्ट, ठीक है, दो तरह के मेल पार्ट होंगे, दो तरह के फीमेल पार्ट होंगे, हेट्रोस्टाइली कहते हैं। आगे डिटेल में बात करेंगे हम, अब इतना समझ लो कि फ्लावर में जो है दो डिफरेंट प्रकार के मेल पार्ट होंगे, दो डिफरेंट प्रकार के फीमेल पार्ट होंगे, और जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे, इसे बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। अभी सुन लो, हार्कोगेमी, एक मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होगा मेल और फीमेल पार्ट के बीच में। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक प्लांट जो है वो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस करेगा वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, के यही है मेल स्टेरिलिटी। जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हुआ कि जो मेल गैमेट है वो इफेक्टिव नहीं होता है, मेल पार्ट जो है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस ही नहीं करता है, मेल स्टेरिलिटी कहलाया वो, के तो ये हो गया मेल। तो ये सारे के सारे तरीके हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के, ठीक है, क्लियर। तो चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर, उनके एजेंट्स के ऊपर, हेट्रोस्टाइली के ऊपर, हार्कोगेमी के ऊपर, तो उसको समझेंगे हम कि क्या मतलब होता है बेटा इसका। तो आज हमने देखा कि पॉलिनेशन होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, गाइटोनोगेमी क्या होता है, तो बहुत जो आज हमने पढ़ा है ना, इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बेटा, और सबके सही उत्तर आपको करके आना है, ठीक है ना। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets,
You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.